नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में बात सबसे पहले भोपाल की, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1328 नए केस मिले हैं। एमपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, ट्वीट किया है उन्होंने कहा है मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया जिसमें मैं कोविड पॉजिटिव आया हूं। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने स्वयं को आइसोलेट किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, वो वही मंत्री हैं जिनके ऊपर खुद ही प्रदेश भर के स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है, टीकाकरण की जिम्मेदारी है। और हाल ही में एक दिन पहले ही एक बड़े कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर समाप्ति की ओर है, तो वहीं पे इस तरीके से मंत्री का भी संक्रमित होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने दावे किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि संक्रमित होते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता में एक संदेह जरूर इस तरीके का जाएगा कि यदि लहर समाप्त हो रही है तो आखिर क्यों इस तरीके से लोग संक्रमण हो रहे हैं। और खासतौर से खुद स्वास्थ्य मंत्री जिनके ऊपर खुद प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में देखना ही होगा कि अब आगे चल के किस तरीके से और संक्रमण बढ़ता है कमता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाबंदियां भी हटती जा रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू भी हट जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जागरूकता और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, ताकि जो संक्रमण है, जाता हुआ संक्रमण है, वापस फिर ना आए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मार्च के महीने में, यानी फरवरी मार्च के महीने में संक्रमण एकदम से बढ़ा था और वही वजह थी कि सेकेंड वेव के दौरान बहुत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो गड़बड़ हुई थी, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी थी और लोगों को भी बहुत परेशानी हुई थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाती है ताकि संक्रमण ना बढ़ पाए। विजय, शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही संगठन में बदलाव की चर्चा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गई है। अगस्त में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष, जिला और ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष और प्राइमरी कमेटी के चुनाव होंगे, जिसमें पीसीसी मेंबर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खूटिया ने इसकी जानकारी दी है। प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष और प्राइमरी यूनिट के लिए एक डेट रखा है एआईसीसी की तरफ से, जो नोटिफिकेशन हुआ। और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और कांग्रेस के लिए गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कमलनाथ के अध्यक्ष रहते गुटों का हावी होना पार्टी के लिए चिंता का विषय है, जो इसलिए है क्योंकि कमलनाथ सबसे सीनियर लीडर हैं, सबसे ज्यादा उपलब्धियां उनके नाम हैं, आलाकमान से भी उनके अच्छे ताल्लुक हैं। जब वो 2018 में अध्यक्ष बने थे तब सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को एकजुट किया। फिर आपको भी पता है कि कांग्रेस ने बाजी पलट दी थी। लेकिन क्या 2023 में ऐसा हो पाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर बार बार ये गुट क्यों खड़े होते हैं। कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी। बैठक में खाली दिग्गजों की कुर्सी। दिग्विजय और अरुण यादव रहे नदारद। बीजेपी ने कहा स्थिति विस्फोटक। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में एक बड़ी बैठक की। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उससे ज्यादा दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के बैठक में ना पहुंचने पर हुई। जब सवाल उठे तो कांग्रेस ने सफाई दी और कहा उनका दूसरी जगह दौरा तय था। ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस को खबर थी कि ये दोनों नेता बैठक में नहीं आएंगे तो फिर बैठक में दोनों की कुर्सी क्यों लगाई गई? कुर्सी लगी हुई उनकी स्पीकर वाली, लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ही नहीं आए बैठक में। सर आपका पुलिस वो तो चले गए हैं ना, खंडवा गए हैं सर, ये पुलिस को लेकर वो शेरा की शादी में। हाँ, ये बात सही है, सबको एक मंच पे होना चाहिए, लेकिन कहीं कभी कभी व्यक्तिगत मजबूरियाँ आ जाती हैं, कहीं कमिटमेंट आ जाता। कमिटमेंट होगा कि उन्हें वहाँ जाने का कमिटमेंट होगा तो वहाँ जाना पड़ा, लेकिन हाईकमान को अपने विचारों से यदि अवगत करा दिया है तो मैं समझता हूँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। किसी तरह से कौन उपस्थित है कौन नहीं है इसके ऊपर तर्क वितर्क करना मुनासिब नहीं होगा। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और बीजेपी का कहना है कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। तो इसलिए जनता भी इनको अच्छी तरह से पहचानती है और पूरे देश के अंदर ये हाल है कि एक जगह नहीं। जब घर घर चुनाव अभियान की बात कही थी तब मैंने कहा था कि हम गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, तो लौट के घर ही पहुँचेंगे और कहाँ जाएंगे। दिग्विजय और अरुण यादव का बैठक में न आना इसलिए भी कलह के कयासों को जन्म देता है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले दिग्विजय ने ये कहकर मुद्दे को हवा दी थी कि सीएम से मिलने के लिए उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब हाल में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच हुई चर्चा से जोड़ा गया, जिसमें बिना परमिशन सीएम शिवराज से मिलने और धरना देने को लेकर कमलनाथ नाराज दिखे थे। वहीं अरुण यादव के बारे में भी कहा जाता है कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान से शीर्ष नेतृत्व से उनकी खटपट है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि बैठक में सारे नेता मौजूद ही रहें, किसी को दूसरे जरूरी काम भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इसी का नाम है, अगर हो तो दिखो, नहीं तो अफवाहों से तुम्हारे नहीं होने को क्या क्या नहीं कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और भोपाल में पीसीसी की महत्वपूर्ण बैठक में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर सियासी गलियारों में कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और पार्टी में कांग्रेस अंतर्कलह की बात होने भी लगी है। इस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक में शामिल नहीं होने पर हमने माफी मांग ली थी। मैंने माफ़ी मांग ली थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था और वो वहाँ बुरहानपुर जाना था, इसलिए मैंने माफ़ी मांग ली थी। हम दोनों वहाँ जा रहे हैं ना, इसलिए हम रुक गए थे। मैंने माफ़ी मांग ली थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था और वो वहाँ बुरहानपुर जाना था, इसलिए मैंने माफ़ी मांग ली थी। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने फसल नुकसान की राहत राशि को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। 1,46,000 किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई है। आपको बता दें कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से 23 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ था। 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई थी। सर्वे के बाद किसानों को फसल क्षति की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। सर्वे के बाद हमारे राजस्व मंत्री गोविंद जी ने भी बताया कि 1,46,101 किसानों के खाते में 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालने का काम आज किया गया है। ये किसानों की सरकार है। किसानों के लिए हमारी आत्मा और हमारा दिल धड़कता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर ओले गिरते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि किसान के खेत में नहीं, हमारे सीने पे ओले गिरे हो। रातों में नींद नहीं आती, फिर हम चैन नहीं लेते, चैन से नहीं सोते और तुरंत कोशिश करते हैं कि हम किसानों को राहत देने का काम करें। जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को राहत की राशि नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। फसल बीमा योजना का पैसा इसलिए नहीं मिला था कि प्रीमियम की राशि जो सरकार को भरनी थी, राज्य सरकार को वो भरी नहीं थी। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो हमने राहत की राशि दिलवाई है, फसल बीमा योजना की राशि और मिलेगी। इसके लिए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट के समय, और संकट के नहीं, सुख में भी आपके साथ, दुख में भी आपके साथ, हमारा और आपका रिश्ता परिवार का रिश्ता है। और खबर ग्वालियर से, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ला ने लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में एसबीआई बैंक प्रबंधन पर एफआईआर की मांग की है। बालेंदु शुक्ला झांसी रोड थाना पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि एसबीआई की चेतकपुरी शाखा में उनका लॉकर है। उन्होंने 26 फरवरी 2020 को लॉकर ऑपरेट किया था, तब उसमें सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने 25 जून 2021 को लॉकर खोला तो उसमें रखे उनके कीमती जेवर गायब थे। उन्होंने गायब हुए गहनों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई। शिकायत के दौरान बालेंदु शुक्ला के साथ विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने आवेदन ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
लॉकर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें से हमारा सामान गायब हो गया था। तो ये पिछले साल की बात है। उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया था और पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझसे कहा था कि क्राइम ब्रांच को दे देंगे और वो उसकी छानबीन करेंगे। समाचार पत्र में देखा था कि ऐसा ही पंजाब नेशनल बैंक झारखंड में हुआ है। तो आशीष ने मुझसे बताया कि कम से कम थाने में रिपोर्ट कर देना चाहिए, उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई हो सकेगी। तो आज मैं झांसी रोड थाने पर गया था और वहाँ पर जाकर के मैंने एक आवेदन दिया जिसमें सब पूरी जानकारी दी है। इस पूरे मामले में पुलिस को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे और मामले सामने आए जिनमें बैंक के अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर, चाहे वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का मामला हो या अन्य प्रदेशों के मामले हो, जिनमें बैंक अधिकारियों ने लॉकर से कीमती जेवरात, कीमती सामान उड़ाया है और जिसमें बैंक अधिकारी शामिल पाए गए। इसलिए अभी पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया है। हाँ, ये श्री बालेंद्र शुक्ल जी ने एक आवेदन दिया है। ये फरवरी 2020 का मामला है कि लॉकर में कुछ जेवरात आदि रखे गए थे, तो वो लॉकर में से गायब हो गए। तो चूँकि समयावधि अधिक हो गई, इसलिए इनसे आवेदन पत्र लेके प्रारंभिक जांच की जाएगी। तदुपरांत जैसी कार्रवाई, अब उनका तो अनुमानित 1 करोड़ या उससे अधिक का बता रहे हैं। अब ये जांच से स्पष्ट हो सकेगा। बात बिलासपुर की, जहां यूक्रेन में फंसे 2 भाई भारत लौटे हैं। सलील और शुभ्रांशु राय यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली से बिलासपुर लौट रहे हैं दोनों भाई। तो रूस यूक्रेन तनाव की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रद्द है। फ्लाइटों के रद्द होने की वजह से टिकट भी महंगे हो गए हैं। इधर यूक्रेन में फंसे छात्र घर लौटना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि दिल्ली से अब बिलासपुर की ट्रेन पकड़ी है। यूक्रेन से भारत देश आ चुके हैं। अब जम्मू तवी एक्सप्रेस से अपने गृह जिले के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग यूक्रेन से भारत देश आ चुके हैं। अब जम्मू तवी एक्सप्रेस से अपने गृह जिले के लिए रवाना हो रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, ऐसे कई छात्र हैं जो आना चाहते हैं, क्या तरीका अपनाया इन्होंने? हालांकि टिकट भी महंगी है, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल कई छात्रों का आना बाकी है। देखिए विजय जी, इस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद छिड़ा है, जो जंग छिड़ा हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां अभी जो हालात बने हैं उसको लेकर अब यहाँ के जो उनके पेरेंट्स है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा जो बच्चे हैं वो वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन वापस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि सारी उड़ानें जो है वो रद्द की गई है। कुछ एक जो है हवाई सेवा है वो वही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जो चल भी रहा है उनके भी टिकट इतने ज्यादा कर दिए कि ये बच्चे उस टिकट को नहीं ले सकते या उनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जो बच्चे हैं वो ये मांग कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ के पेरेंट्स भी ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार, विदेश मंत्री और उड्डयन मंत्री से कि एक विशेष विमान चलाई जाए जिससे वो वहां पर फंसे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाया जा सके। फिलहाल जो 2 बच्चे आ रहे हैं, एक का है राय करके है और वो एक छोटे भाई, उनके 2 जो छात्र हैं वो वापस आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से वो निजामुद्दीन एक्सप्रेस से वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ पर वो कुछ 5 बजे सुबह ये पहुंचेंगे। लेकिन उनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फंसे हुए वो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी टिकट का इतने दाम वाली जो टिकट है उसको खरीद सके। तो ये देखना अब ये होगा कि किस तरीके से सरकार, उड्डयन मंत्री और विदेश मंत्री इस पर एक्शन लेते, फैसला लेते हैं, ताकि जो फंसे बच्चे हैं उनको सुचारू व्यवस्थित रूप से बिना किसी डर के या हताहत के उनको वापस यहाँ बिलासपुर या कब तक पहुंच जाएंगे बिलासपुर? ये क्या जिस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की है, बिलासपुर कब पहुंच रहे हैं? ये बिलासपुर 5 बजे सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि अभी वो ट्रेन पे ही है। उन्होंने वीडियो एक वायरल किया था, उन्होंने ये कहा कि वो सुबह 5 बजे तक ये अनूपपुर में उतर जाएंगे। ये मरवाही के रहने वाले हैं, तो ये अनूपपुर में उतर जाएंगे और सुबह 5 बजे वो पहुंचेंगे मरवाही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारी और वकीलों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विवाद में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कूद पड़ा है। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रायगढ़ जिले की तहसील में शुक्रवार को जमीन के नामांतरण कराने को लेकर वकीलों और कर्मचारियों में विवाद हुआ। वकीलों ने 2 कर्मचारियों को पीट दिया। वकीलों ने तहसीलदार पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया।
फिर बीच बचाव करने आए नायब तहसीलदार को भी पीटा गया। घटना के बाद वकील हड़ताल पर चले गए तो उधर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की भी एंट्री हो गई है। बीसीआई ने डीजीपी को पत्र लिखा है और बेगुनाह वकीलों को रिहा करने को कहा है। ऑल इंडिया बार काउंसिल ने स्टेट बार काउंसिल को ये डायरेक्शन दिया कि इस घटना के संबंध में 2 लोगों की कमेटी बनाया करके, तो अभी जो हमारे प्रभारी राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन हैं एजी साहब, संभवतः उनके द्वारा 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है। श्री शैलेंद्र दुबे भैया जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के हमारे मेंबर हैं और श्री प्रफुल्ल भारत जी, इन दोनों को बोला है कि अपनी कमेटी बनाकर आप उस पूरे विवरण की जांच करिए और जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करिए। इसकी ड्यूटी है राजस्व न्यायालय की। वहाँ यदि कोई पक्षकार जा रहा है कि भाई इसका नामांतरण आप आदेश का पालन करिए, नहीं मान रहा है, वकील जाके समझा रहा है कि सर व्यवहार न्यायालय का आदेश है, इसका पालन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, नहीं कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। वकील कहाँ पैसे की मांग कर रहा है? पक्षकार तो वकील को पकड़ के ले जाता है अपनी सुविधा के लिए, उसके एवज में जो शुल्क देता है वो फीस के रूप में लेते हैं। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने वकीलों के आरोप को बेबुनियाद बताया है और ऐसा बयान दिया है जो आग में घी का काम कर सकता है। बाहर खड़े हुए पक्षकार से पूछेंगे कि जो वकील से बात करता रहे और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आया है कि क्यों भाई आपको कितने पैसे देने पड़े हैं, तो वो जरूर आपको कोई ना कोई राशि बताएगा, क्योंकि वकील ने बता रखा है कि तहसीलदार साहब इतना लेते हैं। हम पे आया नहीं आया, लेकिन वकील ने हमें बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की है, क्योंकि वकील को देते होंगे। वकील क्या करते हैं कि साहब तहसीलदार साहब ने इतना मांगा है, जब इनकी दलाली और इनकी दुकान बंद होने के कगार पे आ गए हैं तो आज ये राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट कहना शुरू कर दिए। विवाद से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को आरोपी बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवाद के चलते राजस्व से जुड़े प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है तो अदालतों में कामकाज प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारी और वकीलों के बीच का रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर अब भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आम हित में काम करने वाले लोगों पर ही जब उंगलियां उठने लगे तो आम जनमानस किस पर भरोसा करे, ये समझ से परे है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और अब बात उस प्रोफेसर की जिसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने की ठानी। 3 साल का वक्त गुजरा, कारोबार 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। इधर प्रोफेसर ने ग्वालियर शहर में वो कर दिखाया जो अब तक हिमालय की चोटियों पर होता आया है। आखिर क्या, ये रिपोर्ट देखें जरा। हिमालयन संजीवनी के नाम से मशहूर कीड़ा जड़ी मशरूम, कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए किलो। एक घर के भीतर इसकी खेती और मुनाफा लाखों रुपए। कहानी ग्वालियर के रहने वाले डॉक्टर HS गोस्वामी की है, जो पहले एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। 10 साल नौकरी की, लेकिन रास नहीं आई। तब मशरूम की खेती का विचार आया। वियतनाम गए, ट्रेनिंग हासिल की और अपने घर को ही लैब और खेत में तब्दील कर दिया। घर में ही कोडी शेप मशरूम, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, उगाना शुरू किया और 3 साल के अंदर कारोबार 40 से 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। ये विश्व की सबसे यूनिक वैरायटी है। ये ऐसी मशरूम है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत तेज़ हैं, बहुत फास्ट हैं। ये बहुत अच्छा स्टेमिना बूस्टर है, इसलिए वर्ल्ड के जितने भी एथलीट्स हैं वो इस मशरूम का कंजप्शन करते हैं। एक्चुअली एक तरह से हिमालयन संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सामान्य तौर पर तो कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ये एक कैटरपिलर कीड़े के ऊपर उगती है। लेकिन चूंकि इसको कल्टीवेशन में ब्राउन राइस के ऊपर इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसलिए इसका हालांकि साइंटिफिक नेम कॉर्डिसेप मिलिटेरिस है। तो ये जो हम लोग लेबोरेटरी में उगाते हैं ये पूरी तरह से सेफ है, वेजिटेरियन है, सुरक्षित है। तो हर किसी धर्म जाति का व्यक्ति इसको खा सकता है। पहाड़ी और ठंडे इलाकों में मिलने वाली ये संजीवनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए कारगर है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम के साथ साथ कैंसर के इलाज में भी उपयोगी है। प्रोफेसर गोस्वामी इसी मशरूम से जुड़े 48 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। इनमें हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स, बॉडी लोशन, हर्बल फेस पैक शामिल है। इस मशरूम व्यवसाय को सीखने के लिए प्रोफेसर गोस्वामी के पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं कोर्डिसेप्स मिलिटरीज के ऊपर इंटरेस्टेड था, तो सर्च कर रहा था। तो नेपाल में ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। वहाँ पे सिनेंसिस जो होता है वो नेचुरली ग्रो होता है,
लेकिन मिलिट्री से अभी तक नहीं ग्रो हुआ था, तो सीखने के लिए सबसे नज़दीकी तो ओमकार इंडिया से मैं जुड़ा और अभी ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। कितने दिन हो गए आप? हाँ, अपना कंपनी एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ से जाके इमीडिएटली हम स्टार्ट करेंगे। 3 साल पहले जब प्रोफेसर गोस्वामी ने इस मशरूम को उगाना शुरू किया था, तब 3 लाख रुपए किलो के हिसाब से इसका बीज लाए थे, लेकिन अब खुद की तैयार लैब में इसका बीज तैयार कर रहे हैं और 50,000 रुपए किलो में बेच भी रहे हैं, ताकि और भी लोग इस व्यवसाय से जुड़ सकें। प्रहलाद सिंह, बंसल, ग्वालियर। तो इसे कहते हैं बिजनेस जो फर्श से लेकर अर्श तक का सफर कराता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।